दूसरा भी सोल्व नहीं होता, तीसरे के ऊपर जाते हैं, तीसरा भी सोल्व नहीं होता। आपको यह देखना है कि इसका आंसर क्या नहीं हो सकता। 4 लोगों से लड़ रहे हो और साथ ही आप 2 लोगों से लड़ रहे हो, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 90% लोगों ने अपने माइंड में 3 सोचा होगा। क्योंकि फ्रेंड्स ये एक हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और यूनिक रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व करने की जबरदस्त ट्रिक। तुक्का अब सही लगेगा। ये लाइन थंबनेल के ऊपर देखकर काफी सारे लोग बोल रहे होंगे कि भैया आप हमेशा एग्जाम क्रैक करने की स्ट्रेटजी, प्रिपरेशन करने के तरीके बताते हो, आज ये आप किस टाइप की वीडियो बना रहे हो, तुक्के जैसी कोई चीज नहीं होती। देखिए दोस्तों, मेरा भी यही मानना है कि तुक्के जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व करने के कुछ साइंटिफिकली प्रूवन तरीके बताने वाला हूं, जबरदस्त मेथड्स बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप एग्जाम में 100 क्वेश्चंस में से केवल 60 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ रहे हो, तो इन ट्रिक्स को फॉलो करने के बाद आपकी ज्यादा से ज्यादा सही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। सभी ट्रिक्स के लॉजिक आपको प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, आपने भी नोटिस किया होगा, आप पूरी मेहनत के साथ प्रिपरेशन करते हो, एग्जाम देने जाते हो, लेकिन रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आता। लेकिन साथ ही कुछ ऐसे परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स भी होते हैं जो कि मेहनत करते हुए इतना नहीं दिखाई देते, लेकिन फिर भी रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि वो इन्हीं मेथड और ट्रिक्स का इस्तेमाल करते, प्रिपरेशन करते टाइम भी और क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते टाइम भी। तो क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने की सभी ट्रिक्स और मेथड तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, प्रिपरेशन करने की भी ट्रिक्स और मेथड आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। वीडियोस का वेट करिएगा और चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा मैटर करते हैं कि आप क्वेश्चन पेपर को सोल्व कैसे करते हैं। काफी सारे लोग क्या करते हैं, जैसे ही उनके सामने क्वेश्चन पेपर आया तो क्वेश्चन पेपर के स्टार्टिंग से क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सोल्व करना शुरू कर देते हैं। काफी सारे लोगों की आदत होती है कि वो लास्ट से क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, तो दोनों ही मेथड एकदम गलत है। देखिए फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन पेपर को 3 फेजेस में सोल्व करना चाहिए। सबसे पहले फेज 1 में आपको पूरे पेपर के इजी क्वेश्चन सोल्व करने हैं। जो क्वेश्चन आता है फटाक से आंसर लगाया, आगे बढ़ गए। जो क्वेश्चन नहीं आता, कंफ्यूजिंग है, उसको बुकमार्क या फिर टैग करके बाद के लिए छोड़ देना है। क्वेश्चन के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना। फेज 1 में आपको टाइम सेव करते हुए चलना है। फेज 2 में आपको वो क्वेश्चन सोल्व करने हैं जो कि आपने बाद के लिए छोड़े थे, जिनमें आपको 50-50 का कंफ्यूजन है कि भाई इसका आंसर ऑप्शन ए भी हो सकता है, ऑप्शन बी भी हो सकता है। और फेज 3 में आपको मारना है तुक्का, और तुक्के मारने की ट्रिक्स और मेथड आपके साथ शेयर करूंगा। ये नहीं कि 40 क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट हुए बिना रह गए और आपने 20 क्वेश्चंस के ऊपर रिस्क ले लिया और अंधाधुंध 20 क्वेश्चंस को टिक करके आ गए और बाद में पता चल रहा है कि 20 में से केवल 3 ही सही आ रहे हैं। मैं आपको प्रॉपर ट्रिक्स बताने वाला हूं कि कैसे आपको तुक्का लगाना है, क्योंकि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। जिन एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, उन एग्जाम में आप अंधाधुंध तुक्का मार के आ सकते हो, लेकिन आज मैक्सिमम एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। तो नेगेटिव मार्किंग को टैकल करते हुए आपको कैसे इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए तुक्का लगाना है, ताकि क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। देखिए दोस्तों, पहले बात करते हैं कुछ बेसिक रूल्स के बारे में। जो हमारे मेन रूल है, गोल्डन रूल है, वो आगे आएंगे। पहला बेसिक रूल है हमारा टाइम सेविंग का। जब आप क्वेश्चन पेपर सोल्व करने बैठते हो, आपका फोकस टाइम सेव करने के ऊपर रहना चाहिए। अगर एग्जाम 60 मिनट्स का है तो आपको टारगेट करना है कि मुझे 50 मिनट्स के अंदर क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लेना है। आपको लास्ट के लिए 5 to 10 मिनट्स बचानी है। उनका करना क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरा बेसिक रूल है प्रायोरिटी सेक्शन, मतलब आपको सबसे पहले कौन से सेक्शन को सोल्व करना शुरू करना चाहिए। अगर आपके एग्जाम में 4 सेक्शंस है, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, तो सबसे पहले आपको उस सेक्शन को सोल्व करना शुरू करना चाहिए जिसमें आप सबसे अच्छे हो, जो कि आपको सबसे इजी लगता है, जिसकी तैयारी सबसे अच्छी हो रखी है। कुछ लोग को मैथमेटिक्स पसंद होता है, कुछ लोग को इंग्लिश पसंद होता है, कुछ को रीजनिंग पसंद होता है, कुछ को मेरी तरह जनरल अवेयरनेस पसंद होता है। जिस सेक्शन में सबसे अच्छे हैं, उसी सेक्शन के क्वेश्चंस को सोल्व करने की शुरुआत करें, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। काफी सारे लोग क्या करते हैं, उनका फेवरेट सब्जेक्ट तो रीजनिंग है, लेकिन एग्जाम में शुरू होते ही पहला क्वेश्चन मैथमेटिक्स का आ गया तो वो मैथ का क्वेश्चन सोल्व करने लग जाते हैं, फिर उसका आंसर नहीं आता, दूसरे क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, दूसरा भी सोल्व नहीं होता, तीसरे के ऊपर जाते हैं, तीसरा भी सोल्व नहीं होता। वहीं पर आपका मोरल डाउन हो जाता है, वहीं पर आप सारा कॉन्फिडेंस खो जाते हो और वहीं पर आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। तो फ्रेंड्स, ये गलती नहीं करनी। जो एग्जाम का फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग नहीं चलना, अपने अकॉर्डिंग चलना है। जिस सब्जेक्ट में आप सबसे अच्छे हो उसी सेक्शन के क्वेश्चन से शुरुआत करनी है।
हैं, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आप 60 मिनट तक एग्जाम में बने रहोगे फुल मोटिवेशन के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ। और सीक्वेंस वाइज आपको चलना है, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग आपका जीएस है तो सबसे पहले जीएस सोल्व कर लिया, उसके बाद रीजनिंग है, रीजनिंग सोल्व कर लिया, सबसे टफ मैथ्स लगता है तो उसको लास्ट में ले जाइए। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको चलना है। तीसरा बेसिक रूल है हमारा, ऑल्सो फोकस ऑन ऑप्शन। फ्रेंड्स, कभी भी केवल क्वेश्चन को पढ़ के ये जज नहीं करना कि इसका आंसर मुझे पता है या फिर इसका आंसर मुझे नहीं आता। क्वेश्चन पढ़ा, अगर समझ नहीं आ रहा है, उसके चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए, उनके ऊपर फोकस करिए, क्योंकि काफी ज्यादा चांसेस होती हैं कि क्वेश्चन का आंसर उसके ऑप्शन में छिपा होता है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको मेन रूल में आगे बताने वाला हूं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ये तो बेसिक रूल है, इसमें आपने क्या अलग बता लिया, क्या यूनिक है? यूनिक भाई आगे है। बात करते हैं फर्स्ट रूल के बारे में, जो कि है हमारा एलिमिनेशन रूल। साथ में लिखा है फोकस ऑन ऑप्शंस। आपको ऑप्शंस के ऊपर भी फोकस करना है, तभी आप एलिमिनेशन रूल का इस्तेमाल कर पाओगे। यानी कि फ्रेंड्स, यहां पर आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये नहीं देखना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है, आपको ये देखना है कि इसका आंसर क्या नहीं हो सकता। एग्जाम्पल देखिए, ये जो आप क्वेश्चन 1 देख रहे हो, एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंग्लिश का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का रियल क्वेश्चन है। वन हु इज स्किलफुल, यानी कि उस इंसान को क्या कहेंगे जो स्किलफुल है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन पढ़ के समझ नहीं आ रहा है कि सही आंसर क्या हो सकता है, तो ऑप्शंस के ऊपर फोकस करिए और फोकस करिए कि इसका आंसर क्या नहीं हो सकता, उस ऑप्शन को आपको एलिमिनेट करना है। 4 ऑप्शन के आपके सामने हैं। ऑप्शन 1 पढ़ा डिसिप्लिन्ड, आपको इसका मतलब थोड़ा बहुत पता था, डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासित, तो स्किलफुल से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता, इसको अलग हटा दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। अब आपके पास 3 ऑप्शन बचते हैं। दूसरे ऑप्शन को देखिए डिफरेंट, जिसका मतलब होता है अलग, तो जाहिर सी बात है स्किलफुल से ये भी रिलेट नहीं करता, तो इसको भी एलिमिनेट कर दीजिए। अब आपके पास बचते केवल 2 ऑप्शन, यानी कि अब सही आंसर लाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। खुद ही सोचिए, अगर आप एक साथ 4 लोगों से लड़ रहे हो और साथ ही आप 2 लोगों से लड़ रहे हो, तो कौन सी सिचुएशन में जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? ऑब्वियस सी बात है, आप 2 लोगों से लड़ रहे हो तो यहां पर जीतने के चांसेस ज्यादा है। तो यही कहता है हमारा एलिमिनेशन रूल। तो भाई 2 ऑप्शन है, इनमें से आपको सही आंसर निकालना है। तो इसका तो सही आंसर ऑप्शन सी डेक्सटीरियस है। बात करते हैं सेकंड रूल के बारे में, जो कि है एक्सट्रीम वैल्यूज। दोस्तों, एक स्टडी ये भी कहती है कि अगर आपको एग्जाम में 4 ऑप्शन दिख रहे हैं और उनमें से किसी ऑप्शन में एक एक्सट्रीम वैल्यू है, यानी कि काफी यूनिक है, वियर्ड है, तो काफी कम चांसेस है कि वो सही आंसर हो, उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे कि कई बार आपको इस टाइप के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं कि ए हो गया हमारा 3, बी हो गया 7, 5 हो गया और यहां पर आपका 108 हो गया। तो भाई जो ऑप्शन डी है ये नहीं हो सकता, 95% चांसेस है। और रीजनिंग के अंदर तो ये रूल 100% काम करता है। रीजनिंग का अगर सीरीज वगैरह का कोई सवाल है और 4 ऑप्शन में से किसी की एक्सट्रीम वैल्यू है, तो उसको आप तुरंत एलिमिनेट कर सकते हो। काफी कम चांसेस है कि ये आंसर है, इन तीनों में से ही आपका आंसर मिलेगा। तो ये होता है एक्सट्रीम वैल्यू वाला रोल। जीके के अंदर दिखा देता हूं, एक क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, यानी कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? 4 ऑप्शन आपके पास है, अकबर, हुमायूं, बाबर, अलाउद्दीन। अब देखिए एक्सट्रीम वैल्यू आपको कौन सी दिखाई दे रही है? जाहिर सी बात है आपको ऑप्शन डी दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि पहले जो 3 ऑप्शन है ये सारे मुगल साम्राज्य के शासक रह चुके हैं, लेकिन अलाउद्दीन जो है वो खिलजी राज्य का शासक था। तो एक्सट्रीम वैल्यू एकदम यूनिक, एकदम वियर्ड, एकदम हटके, तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। इसका ये आंसर नहीं हो सकता, 95% चांसेस है। तो आपको जो सही आंसर मिलेगा इन तीनों में से मिलेगा, इन तीनों में से सही आंसर है। तो भाई ये कहता है हमारा एक्सट्रीम वैल्यू वाला रूल। रीजनिंग, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर एक में ये काम करेगा। तो इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए, अंधाधुंध आंसर नहीं लगाना। नेक्स्ट है थर्ड रूल, सिमिलर ऑप्शन। देखिए दोस्तों, कई बार आपको क्वेश्चंस के सिमिलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं और एग्जामिनर ये जानबूझ के करता है ताकि आपको और ज्यादा कंफ्यूज किया जा सके और ज्यादा हर्डल क्रिएट किया जा सके। एग्जांपल के तौर पर देखिए, एक क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेटेड टू द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, यानी कि इन चारों में से पानीपत के दूसरे युद्ध से कौन संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके पास है, अकबर सेकंड, बाबर, अकबर, शाहजहां। बात हो रही है सिमिलर ऑप्शन की, यानी कि 2 ऑप्शन आपको एक जैसे दिखाई देंगे, लगभग एक जैसे दिखाई देंगे। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा अकबर सेकंड और ऑप्शन सी में अकबर, यानी कि ये दोनों काफी हद तक सिमिलर है। तो काफी चांसेस हैं, 90% चांसेस है कि आंसर आपका इन्हीं दोनों में से होगा, क्योंकि ये चीज कंफ्यूज करने के लिए डाली गई है।
तो भाई सही आंसर इस क्वेश्चन का सी हो जाता है। पानीपत के दूसरे युद्ध से अकबर रिलेट करता है। तो भाई ये है हमारा सिमिलर ऑप्शन का खेल। ये मैथमेटिक्स के अंदर भी हो सकता है, सिमिलर वैल्यूज आपको देखने को मिल सकती है। ऑप्शन ए में 77 दे रखा है, या फिर 77 1/2 दे रखा है, या फिर आपका यहां पर 66 दे रखा है, या फिर यहां पर 61 दे रखा है। तो चार ऑप्शन देखिए, आपको सिमिलर वैल्यूज कहां पर दिखाई दे रही है। ये आपकी सिमिलर है, 77 इन दोनों ऑप्शन में सिमिलर है। कंफ्यूज करने के लिए डाला गया है, यानी कि काफी ज्यादा चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है कि सही आंसर इन्हीं दोनों ऑप्शन में से होगा। ये कहता है हमारा सिमिलर ऑप्शन रूल। तो इस रूल को भी आप लगा सकते हो जब आप एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, काम करेगा गारंटीडली। बात करते हैं रूल 4 के बारे में, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन, काफी सारे लोग इसको नहीं मानेंगे, मुझे पता है, कमेंट करके भी जाएंगे कि भैया ऐसा कुछ नहीं होता, आप गलत बता रहे हो। देखिए दोस्तों, सर्च भी करिएगा, आपको काफी सारी रिसर्च स्टडी इसके ऊपर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये है एक ह्यूमन साइकोलॉजिकल फैक्ट। ये होता है एक ह्यूमन बिहेवियर, उसके ऊपर ये रूल बनाया गया है। एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो भाई काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि सही आंसर आपका ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन सी हो। और काफी सारे लोग ये करके भी आते हैं कि भाई अगर 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुए तो 15 क्वेश्चंस के ऊपर रिस्क ले लिया, बीसी अटेम्प्ट करके आ गए कि भाई 15 से 7 से 8 क्वेश्चन तो सही निकल जाएंगे। और ऐसा होता है कई बार कि सही निकल जाते हैं 7 से 8 क्वेश्चन 15 में से, क्योंकि दोस्तों ये ट्रिक ह्यूमन साइकोलॉजी या फिर ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 से लेकर 5 तक की कोई भी एक डिजिट अपने दिमाग में सोच लीजिए, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 90% लोगों ने अपने माइंड में 3 सोचा होगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, ऐसा होता है। जो माइंड रीडिंग की ट्रिक्स करते हैं, जिनको आप मैजिशियन बोलते हो, वो भी इन्हीं ह्यूमन साइकोलॉजी फैक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके सामने 4 लोगों को खड़ा कर दिया जाए और आपसे बोला जाए किसी भी एक रैंडम इंसान को चुनिए, उसको बाहर निकालिए, तो भाई 90% चांसेस है कि आप बीच वाले किसी 2 में से एक को चुनोगे। ये भी ह्यूमन फैक्टर है, ये भी साइकोलॉजिकल फैक्टर है ह्यूमन का। और एग्जामिनर यानी कि जो क्वेश्चन पेपर बना रहा है वो भी इंसान है, उसी के पास भी यही दिमाग है, वो भी इन्हीं ह्यूमन साइकोलॉजी में फंसा हुआ है। तो इसी तरीके से वो एग्जाम को बनाता है। तो काफी हद तक ये जो रूल है वो हम अपने दिमाग से नहीं, हमें एग्जामिनर के दिमाग से भी खेलना पड़ेगा, तभी ये ट्रिक्स काम करेगी। और एग्जामिनर बिल्कुल भी नहीं चाहता कि क्वेश्चन पढ़ा और आपको फटाक से उसका आंसर मिल जाए, ऑप्शन ए ही हो जाए। वो आपको थोड़ा सा चैलेंजेस देगा, ठीक है, आपको हर्डल्स में उलझाएगा। इसीलिए ज्यादा चांसेस होते हैं कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी आपको मिलता है सही आंसर। क्लियर है? तो ये है, और मैं 100% नहीं बोल रहा हूं, चांसेस हैं। तो भाई हमारा 4th रूल हो गया कि मोस्ट प्रोबेबल जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी सही आंसर निकलते हैं। और मैंने आपको अभी जितने भी एग्जांपल दिए ना क्वेश्चंस के, वो मैंने आपको रियल क्वेश्चंस के एग्जांपल दिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मैंने आपको एग्जांपल दिए। क्वेश्चंस में मैंने बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करी, तो एक बार उनको देख लेते हैं। जैसे कि अभी क्वेश्चन मैंने आपको करा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, तो इसका आंसर भी क्या था? ऑप्शन सी था। तो इसका भी सही आंसर क्या था? ऑप्शन सी। तो मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन वाला यहां पर भी काम कर रहा है ना। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था? हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, इसका सही आंसर क्या था हमारा? बाबर ही तो फाउंडर था, 1526 में इसने स्थापना करी थी। तो इसका भी सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी आ रहा है ना। बस इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी था सही आंसर। दूसरे क्वेश्चन देखें, एक ही क्वेश्चन था इंग्लिश का, वन हु इज स्किलफुल, इसका सही आंसर डेक्सटेरियस था, ऑप्शन सी आ रहा है। वन हु इज टू केयरलेस टू प्लान फॉर फ्यूचर, इसका सही आंसर इम्प्रोविडेंट, ऑप्शन डी आ रहा है ना। तो है ना, काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन वाली ट्रिक काम करती है, 100% नहीं लेकिन करती है कुछ सिचुएशंस में। जैसे कि आपने देखा होगा ज्यादातर क्वेश्चंस के ऑप्शन जो मैंने एग्जांपल में लिए बी और सी आ रहे हैं। अब बात करते हैं 5th रूल के बारे में। कई क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको ऑल ऑफ द अबव लिखा दिखाई देता है, और कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको नन ऑफ दीज भी लिखा दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, एक स्टडी ये भी कहती है कि 90% चांसेस होते हैं कि सही आंसर इन्हीं में से कोई एक होता है। अगर ऑप्शन में आपको ऑल ऑफ द अबव दिखाई दे रहा है तो काफी चांसेस है कि सही आंसर आपका वही होने वाला है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं और वो एग्जाम में डाला गया है, तो जाहिर सी बात है भाई ऑल ऑफ द अबव उसका आंसर होने वाला है। और अगर किसी क्वेश्चन का ऑप्शन नन ऑफ दीज है, मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कोई सा भी सही आंसर नहीं है, तो उसका आंसर नन ऑफ दीज हो सकता है। क्योंकि एग्जामिनर नन ऑफ दीज की जगह एक और ऑप्शन डाल सकता था। अगर मैथ का क्वेश्चन है, ऑप्शन में 2, 3, 5 है, तो उसकी जगह 6 भी डाल सकता था नन ऑफ दीज की जगह, लेकिन उसने नन ऑफ दीज डाला।
कि भाई कोई भी सही नहीं है, वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करना चाह रहा है, वो आपको थोड़ा सा हर्डल में डालना चाह रहा है। क्योंकि जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे और जो तीन ऑप्शन है नन ऑफ दीज के अलावा उनमें से आपका सही आंसर नहीं आएगा, आपके माइंड में यह आएगा कि यार कहीं मैंने ये गलत तो नहीं कर दिया, एक बार फिर से सोल्व करता हूं। तो ये आपके लिए जो प्रोसेस है टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, और यही तो एग्जामिनर चाहता है, यही तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का खेल है, जहां पर आपको लिमिटेड टाइम के अंदर क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना होता है। फिर से आप श्योरिटी के लिए क्वेश्चन को सोल्व करोगे, फिर आपको दिखेगा कि यार सही आंसर तो नहीं आ रहा है, तो मैं ही गलत हूं, आप क्वेश्चन को छोड़ के चले जाते हो। ऐसा कई बार होता है। तो इसी सिचुएशन में फंसाने के लिए आपको नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ अबोव, ये सारी चीजें क्वेश्चन में डाली जाती है। इंग्लिश में हाँ थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन रीजनिंग, जीके, मैथ्स के अंदर ये ट्रिक काम करती है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस्तेमाल इन ट्रिक्स का कब करना है, किस सिचुएशन में करना है, वो मैं आपको आगे बता रहा हूं। अब फाइनली बात करते हैं गोल्डन रूल ऑफ नेगेटिव मार्किंग है। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, उसको कैसे टैकल करें। मैंने आपको पहला बेसिक रूल बताया था कि सबसे पहले आपको उन क्वेश्चंस को सोल्व करना है जो इजी है, जो क्वेश्चन नहीं आते, जो उलझाने वाले हैं, जो कैलकुलेटिव हैं, उनको बुक मार्क या फिर टैग करके बाद के लिए छोड़ दीजिए। आपको शुरुआत में टाइम बचाते हुए चलना है। आपको यह नहीं करना कि क्वेश्चन सोल्व करा, शुरुआत में ही आंसर नहीं आया और आप उस पर तुक्का मार के चले गए। नहीं, टाइम नहीं लगाना है। जितनी भी ट्रिक्स मैंने आपको बताई ये सभी आपको बाद में इस्तेमाल करनी है। जब आप पूरे क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर लो, जब आप क्वेश्चन पेपर के सभी इजी क्वेश्चंस को सोल्व कर लो, जो बाद में टाइम बचेगा, उन टाइम में, उस बचे हुए टाइम में आपको इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करना है, और यही मैं आपको गोल्डन रूल देने वाला हूं। अब देखिए दोस्तों, मान के चलिए आपने एग्जाम अटेम्प्ट कर लिया और एग्जाम में 100 में से 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुए बिना रह गए, 60 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए। अब फ्रेंड्स, रिस्क कैसे लेंगे, नेगेटिव क्वेश्चंस लगाने का रिस्क कैसे लगे। अब कैसे पता चलेगा कि हमें नेगेटिव लगानी चाहिए या फिर नहीं लगानी चाहिए। अब ये भी नहीं कि अंधाधुंधा आप 40 के 40 क्वेश्चंस को टिक करके आ जाओ और फिर सारे के सारे गलत निकल रहे हैं। तो रिस्क किस सिचुएशन में आपको लेना है। सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि एग्जाम 100 क्वेश्चंस का है और 60 ही क्वेश्चन मेरे अटेम्प्ट हुए और सभी क्वेश्चन मैंने बिल्कुल सही किए हैं या फिर कुछ क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। अगर ये श्योरिटी आ जाए कि हाँ 100 में से मैंने 60 के 60 क्वेश्चन बिल्कुल सही किए, और आपको लग रहा है कि 60 क्वेश्चन इनफ नहीं है, इतने में नहीं होगा क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए बिना रह गए हैं, तो अब आपको क्या करना है। यहां पर आप कुछ क्वेश्चंस के ऊपर रिस्क ले सकते हो, और रिस्क आपको केवल मैक्सिमम 7 to 8 क्वेश्चंस के ऊपर ही लेना है। इससे ज्यादा क्वेश्चंस के ऊपर रिस्क मत लीजिएगा। और ये भी 7 से 8 वो क्वेश्चंस होंगे जिनके ऊपर आपको कंफ्यूजन है, जिनमें आपको लगता है कि क्वेश्चन मैंने पढ़ा हुआ है लेकिन आंसर नहीं आ पा रहा है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, इसका ऑप्शन ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर आपको रिस्क लेना है। शुरुआत में मैंने आपको बताया था जो क्वेश्चंस थोड़े से कैलकुलेटिव हैं, जो कंफ्यूज करने वाले हैं, उनको बुकमार्क टैग करके छोड़ दीजिए बाद के लिए। तो उन्हीं 7 से 8 क्वेश्चंस को सिलेक्ट करिए और उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर रिस्क लेना है नेगेटिव लगाने का, क्योंकि यहां पर प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि क्वेश्चन का सही आंसर निकल जाए। और अगर आप अंधाधुंध 10, 15, 12 क्वेश्चंस के ऊपर नेगेटिव लगाते चलोगे तो काफी ज्यादा चांसेस है कि 10, 12 सारे के सारे भी गलत हो जाएं और बहुत कम चांसेस होते हैं क्वेश्चन सही होने के। तो भाई इन्हीं क्वेश्चंस में आपको रिस्क लेना है, और रिस्क भी उस सिचुएशन में लेना है जब आपको लगे कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा मेरे छूट गए हैं। और अगर आपने 100 क्वेश्चंस में से 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं और आपको लग रहा है कि जो मैंने 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं ये बिल्कुल सही है, एक भी गलत नहीं है, 100% श्योरिटी के साथ मैंने अटेम्प्ट किया, रिस्क मत लो, रिस्क नहीं लेना है। टाइम बचे तो उन क्वेश्चंस के ऊपर रिस्क लीजिए जो आपको कैलकुलेटिव लग रहे थे कि हाँ इस क्वेश्चन को मैं सोल्व कर सकता हूं, बस थोड़ा सा उलझाने वाला है, इसमें टाइम लग जाएगा। अगर टाइम बचे उन क्वेश्चंस को सोल्व करें, बाकी नेगेटिव का रिस्क मत लीजिएगा क्योंकि आपने इसको ठीक ठाक कर रखा है। क्वेश्चंस जो आपसे छूटे, हो सकता है कि एग्जाम टफ हो इस वजह से छूटे और आपको नॉर्मलाइजेशन मिल जाए और आप एग्जाम को क्रैक कर लो। तो भाई सारा कुछ आपकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आपको लगता है कि 100 में से मैंने केवल 45 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किया है, तो यहां पर आप ज्यादा क्वेश्चंस के ऊपर रिस्क ले सकते हो क्योंकि यहां पर आप स्कोर से काफी दूर हो। तो आपको खुद को भी एनालाइज करना पड़ेगा, एग्जाम को भी एनालाइज करना पड़ेगा। तो भाई यही थे एग्जाम्स में एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व करने के कुछ रूल, मेथड और ट्रिक्स। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक क्वेश्चन के ऊपर आपको यही ट्रिक्स, यही रूल्स लगाने हैं। जो क्वेश्चन आपको आता है पहले उसको पढ़िए, उसका आंसर लेकर आइए। अगर आपके सामने कोई रास्ता नहीं बच रहा है, आप इन सभी सिचुएशंस में फंस रहे हो, तो आप इन ट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। गारंटीडली रिजल्ट आपको पहले से बेटर देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, कोई भी एडवाइस हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा, वरना सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर तो आपको मिल ही जाऊंगा।
तो चलिए, वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।